अगर उनको नुकसान होने जा रहा है तो वो ये सारे जख्म पूरे देंगे। मेरा मानना ये है कि ये, देखिए, सवाल यह है कि पुलवामा हुआ, आज हमें दिखाई दे रहा है कि कौन इस मुल्क में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा है। यह बिल्कुल सामने की बात है कि कौन पूरी तरह से इस मुल्क में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये फिर अब अगले इलेक्शन के लिए धीरे 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 खालिस्तान का मुद्दा उठाते जाएंगे, जो अभी हमको, पर कोई फसाद नहीं, कहीं कत्ल नहीं हुआ। ये क्रेडिट ना देना, ये मीडिया की, मिडिल क्लास की बहुत बड़ी बेईमानी मानता हूं। इस पूरे पीरियड में कोई एक ऐसी घटना नहीं बताई जा सकती कि जहां हिंदुओं और मुसलमानों या हिंदुओं और क्रिश्चियंस या मुसलमान और क्रिश्चियंस के बीच में केरल में फसाद हुआ। जब तक त्रिपुरा में रही कम्युनिस्ट सरकार, एक भी एग्जाम्पल ऐसी नहीं है जहां हिंदू मुस्लिम झगड़ा। जब आपको ये कहना पड़ रहा हो कि हम हिंदुओं को जिम्मेदारी दे रहे हैं या मुसलमानों को जिम्मेदारी दे रहे हैं या क्रिश्चियंस को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो अपने भाई बहन को बचाएं जो मुसलमान हैं या हिंदू हैं या उनके मजहब से अलग हैं, तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर और सरकार के अंदर और जो ताकतें हैं उनके अंदर बहुत जड़ तक फैली हुई बीमारी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपके लिए खास प्रोग्राम आपके रूबरू। इसमें हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और बहुत ही अहम खबरों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जनाब गौहर रजा साहब से, जो जाने माने साइंसदान हैं और इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट, उर्दू के मारूफ शायर और फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए मशहूर। वो बहुत बहुत काम किए हैं आपने, जिसमें इनकलाब और गुजरात के जो 2002 के फसादात थे, और भी कई फिल्में की हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। जिन इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं वो एक तो ये है कि कांग्रेस के लीडर, प्रेसिडेंट जो हैं वो जनाब खड़गे साहब, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक बयान दिया है और उसके उसी जैसा तकरीबन एक बयान शिवसेना के संजय राउत का है। मैं वो बयान पढ़ के सुनाऊंगा। और उसके अलावा वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का बयान है। वो क्या है, मैं जरा वो पढ़ के मुख्तसर छोटा छोटा सुना दूं, उस पर हम बात करेंगे जनाब गौहर रजा साहब से। रामनवमी के मौके पर मुख्तलिफ स्टेट्स में तशद्दुद यानी वायलेंस के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जब बीजेपी कमजोर होती है तो फसादात को हवा देती है। उन्होंने मुल्क में हालिया फसादात को बीजेपी की हरकत करार देते हुए कहा कि इसके जरिए वो समाज को पोलराइज करना चाहती है। एक दूसरा बयान है संजय राउत का, जो शिवसेना के लीडर हैं। रामनवमी के मौके पर मुल्क की अलग अलग रियासतों में हुए फिरकावाराना तशद्दुद यानी फसादात पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर संजय राउत ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए एक बयान में कहा है कि मगरबी बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, सब आपके कंट्रोल में है, लेकिन 2024 तक ये लोग पूरे मुल्क में फसादात बर्पा करेंगे। जहां भी बीजेपी की हुकूमतें नहीं है और जहां कमजोर हुकूमत है और जहां उसे शिकस्त यानी हारने की उम्मीद है, वहां किसी ना किसी बहाने वो फसादात भड़काएंगे और उसके बाद इलेक्शन में जाएंगे। ये है शिवसेना के लीडर का बयान। और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी, उनकी उसकी मैं सिर्फ हेडिंग पढ़ूंगा और एक छोटा सा बयान का हिस्सा। वो कह रही हैं कि रामनवमी खत्म हो गई फिर भी जुलूस निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि स्टेट में पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। इजाजत ना मिलने के बावजूद अकलियती यानी मुसलमानों की आबादी में जुलूस निकाले जा रहे हैं। एक बात उन्होंने और कही है जो
मुल्क के किसी लीडर की तरफ से हम अक्सर ऐसा बयान नहीं सुनते। वो मैं छोटा सा जरूर बता दूं, उन्होंने मुसलमानों पर किसी किस्म का जुल्म ना हो, हिंदू बहन भाई मुसलमानों की हिफाजत करें, ये बयान दिया है। और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने 6 अप्रैल को हनुमान जयंती पर दोबारा फसादात का इम्कान जाहिर किया है। उन्होंने मशरकी मिदनापुर के केशपुर में होने वाली एक इंतजामी मीटिंग में कहा है कि 6 अप्रैल के लिए मैं हिंदू भाइयों और बहनों को जिम्मेदारी देती हूं। रमजान चल रहा है, हिंदुओं को चाहिए कि वो गांव गांव, जिला जिला अपने मुसलमान भाइयों और बहनों की हिफाजत करें ताकि किसी पर जुल्म ना हो, उनकी अच्छी तरह हिफाजत करें, वो अकलियत में है। ये एक बयान आया है ममता बनर्जी का, बहुत ही अहम बयान है। जनाब गौहर रजा साहब, मैंने आपको ये 2-3 बयानात आपको बताए और अपने जानकारों को, जो हमारे देखने वाले हैं उन्हें, जो हमारे व्यूअर्स हैं, इस पर आपकी क्या राय है, आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा कर दूं अपनी चैनल पे बुलाने के लिए। ये सारे बयान बहुत अहम बयान हैं। ये उस पूरी लगातार प्रोसेस का हिस्सा हैं जो पिछली 1 महीने से 1.5 महीने से हमें दिखाई दे रहा है। इतना जबरदस्त हमला ऑपोजिशन के ऊपर इमरजेंसी के दौरान भी इस तरह से नहीं हुआ, जिस तरह से आज हो रहा है। तो ऑपोजिशन लीडर्स की ये बात तो समझ में आ ही रही है कि जिस तरह जर्मनी में हिटलर ने सारे ऑपोजिशन को एक-एक करके खत्म किया था, उनको भी खत्म कर दिया था जिनके साथ वो मिलकर के सरकार में आए थे। उनको भी 33-34% ही वोट मिले थे। तो अब ये जो हमारे देश के बुद्धिजीवी कहते रहे हैं, जो पढ़े-लिखे आलिम लोग कहते रहे हैं 2014 के बाद से कि फैसिज़्म का खतरा बहुत तेज़ी के साथ मंडरा रहा है, वो अब ऑपोज़िशन लीडर्स की ज़बान से हमें सुनने को मिल रहा है। मेरे ख़्याल में ये पहले उनकी समझ में आ गया था, लेकिन सुनने को अब मिल रहा है। और एक बदलाव जो आया है वो मीडिया में हमें दिखाई देता है कि कम से कम सोशल मीडिया में ये बयानात बहुत बड़े लेवल के ऊपर कवर किए जा रहे हैं, तो लोगों तक ये बात पहुंच रही है। और मुझे लगता है कि लोगों तक इसलिए भी पहुंच रही है कि ये हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान से लोग थक गए। उनको ये दिखाई देने लगा है कि ये एक राजनीति का हिस्सा है, एक सियासत का हिस्सा है। और इस वजह से हमारे जो लीडर्स हैं उनकी बोलने की हिम्मत भी बढ़ रही है। उनको ये बात समझ में आ रही है कि लोगों के सामने ये बात अयां हो गई है कि ये एक भयानक राजनीति का हिस्सा है और इससे मुल्क को बहुत नुकसान होने जा रहा है, कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। हमारी अगली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी अगर ये हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, हिंदू क्रिश्चियन के चक्कर में हम पड़ते रहे तो। मैं ये समझता हूं कि ये बयान इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये लगभग एक ही तरह के बयान अलग-अलग ऐसी पार्टीज से आ रहे हैं, जो ऑपोजिशन में तो थी, लेकिन एक दूसरे के साथ खड़े होने को तैयार नहीं थी। तो वो एक बहुत अहम बात है कि एक तरफ नॉर्थ से आ रहा है, एक तरफ कर्नाटका से आ रहा है, मध्य प्रदेश से आ रहा है और बंगाल से आ रहे हैं ये बयान। जो बयान सेक्युलर पार्टी के छोटे नेता तो देते ही गए थे, अब सबसे बड़े नेता भी वो बयान खुल करके दे रहे हैं। हमने देखा कि दिल्ली में केजरीवाल किस तरह से बोले, जो कांग्रेस के साथ बिल्कुल खड़े होने को तैयार नहीं थे और जहां से उनका सारा मूवमेंट ही कांग्रेस के खिलाफ शुरू हुआ था और पार्टी की बुनियाद ही कांग्रेस के खिलाफ होने पर बनी थी। तो वहां पर भी हमें दिखाई देता है कि वो आज राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और उन्होंने भी कम्युनलिज्म को एक बार फिर मुद्दा बनाने की कोशिश की कहीं ना कहीं। बात यह है कि अगर हम इस मुल्क के सन 47 और सन 47 के बाद का इतिहास देखें, तो शायद ही कोई दंगा ऐसा हुआ हो जिस पे कमीशन बैठा हो। ज्यादातर दंगों पे कमीशन बैठे, अब नहीं बैठते। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, दंगा हो जाए, कमीशन खत्म। 2002 के बाद कोई कमीशन कहीं नहीं बैठा है। लेकिन जितने भी कमीशन बैठे, उन्होंने हमेशा, और मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूं, हर कमीशन ने कहीं ना कहीं आरएसएस को जरूर जिम्मेदार ठहराया है। और न सिर्फ ठहराया बल्कि नाम लेके ठहराया। ऐसा नहीं है कि नाम छुपा करके उन्होंने कहा कि
फिरका परस्त ताकतें हैं, ये है वो है। आरएसएस का नाम लेकर के उनको जिम्मेदार ठहराया। आज आरएसएस के हाथ में इस मुल्क की सत्ता है, इस मुल्क की सरकार चला रही है आरएसएस। और मैं पर्सनली, चाहे वो बीजेपी हो, बजरंग दल हो, दुर्गा वाहिनी हो, वीएचपी हो, या उनके 35 और जो संगठन है, वो सब मिलाकर के मैं उनको आरएसएस ही मानता हूँ। ये अलग अलग नाम वो हैं, वो आरएसएस के ही। वो इसी कल्चर में पले बढ़े हैं कि डिवाइड करो लोगों को और सत्ता हासिल करो। और इसके लिए उन्होंने 90 साल मेहनत की। उनको सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि गांधी के कत्ल के बाद खास तौर से, लेकिन गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद वगैरह ये जो लोग थे, इनकी वजह से मुसलमान उनके हाथ में नहीं गया। अब ये मुल्क उनके हाथ में नहीं गया। और उन्हें सबसे ज्यादा जलन इस बात से थी कि सबसे गंदा जो तबका मुसलमानों का था, जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ था ज़हनी तौर पर, माली तौर पे नहीं, जो बिल्कुल भी ना पढ़ा लिखा था, उसने अपना एक मुल्क बना लिया। हमारे यहाँ के अनपढ़, जाहिल, गँवार, बिल्कुल जो जो उस तरह के लोग, वो ये मुल्क की सत्ता हासिल नहीं कर पाए। वो 2014 के बाद आ गए। और ऐसे हालात में उनको सिर्फ यही आता है कि वो मुल्क में जगह-जगह डिवाइड करें और अपनी सत्ता को मजबूत करते रहें। जहाँ खतरा महसूस होगा, मैं इससे पूरी तरह से एग्री करता हूँ। बिहार में खतरा महसूस हुआ, दंगे शुरू हो गए। बिहार बिल्कुल पीसफुल रहा है लालू प्रसाद के ज़माने से लेकर के नीतीश कुमार के ज़माने तक। लेकिन अब जो क्राइसिस खड़ी हुई है, ये 35 सीटों की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के, उसकी भरपाई हिंदुस्तान के किसी भी और खित्ते से नहीं हो रही। बीजेपी जो लूज़ कर रही है, वहाँ पर सीटें, वो सीटें कहीं से भरी नहीं जा सकती, ये पूरी तरह से मालूम है। जो हरियाणा में हाल होने जा रहा है, वो सीटें 4 ही सही, लेकिन भरी नहीं जा सकती। सैचुरेशन है, दिल्ली में सैचुरेशन है। अ, आप कोई किस स्टेट की बात करें, जहां इनकी सरकार है वहां सैचुरेशन है, जहां नहीं भी है वहां भी सैचुरेशन है। जैसे दिल्ली में इनकी सरकार नहीं है, 7 की 7 सीटें इनके पास है, कहां से बढ़ेंगी? जो बिहार में कम हो रही है, जो कर्नाटका में कम हो सकती हैं, अभी रिजल्ट आने बाकी हैं, इलेक्शन होना बाकी है वहां के, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके, उसमें बिलबिलाहट तो शामिल है ही। तो ये कहीं से भरपाई नहीं होगी। अब सवाल ये है कि दुनिया भर में 2 तरह की राजनीति है। एक नफ़रत की राजनीति है, एक मोहब्बत, चैन, अमन, शांति, डेवलपमेंट की राजनीति। हमारे यहाँ अंग्रेज़ों ने इसकी बुनियाद डाली, डिवाइड एंड रूल। और उन्होंने कहा इस बात को कि हम डिवाइड एंड रूल करके ही सत्ता करेंगे। उनके डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो ये डिवाइड एंड रूल कोई ढकी-छुपी पॉलिसी उस वक़्त नहीं थी। अब अंग्रेज़ों ने अगर सबको डिवाइड करने की कोशिश की और सबसे बड़ा डिवीज़न जो पैदा किया, वो हिंदू-मुसलमान का पैदा किया। तो जो लोग अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, माफ़ी वीर वग़ैरह सारे के सारे, वो ज़ाहिर है कि अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, इस पॉलिसी को लेकर के। और उसकी वजह से हमारी आज़ादी डिले हुई है। शायद हमें आज़ादी पहले मिल गई। यही ताकत है। जो मुसलमानों का सबसे गंदा तबका था, वो भी उनके साथ खड़ा था। राजनीतिक तौर पे मैं गंदगी की बात कर रहा हूँ। जो डिवाइड एंड रूल में यकीन रखता था, वो पाकिस्तान लेके अलग हो। आज हमें दिखाई दे रहा है कि कौन इस मुल्क में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा है। ये बिल्कुल सामने की बात है कि कौन पूरी तरह से इस मुल्क में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहा है। किसान मूवमेंट होता है, खालिस्तान का सवाल उठा देते हैं। भाड़ में जाए मुल्क इनकी तरफ से। इन्हें किसानों को दबाना था, खालिस्तान का मुद्दा उठा दिया। कोई लेना देना नहीं था किसान मूवमेंट का। अब हमें सबको मालूम है। पर इनके भक्त ऊपर से लेके नीचे तक, शाखा तक खालिस्तान खालिस्तान चिल्लाने लगे। वो उल्टा पड़ा।
तो इन्होंने खालिस्तान की बात की। मैं ये समझता हूँ कि ये फिर अब अगले इलेक्शन के लिए धीरे-धीरे खालिस्तान का मुद्दा उठाते जाएँगे, जो अभी हमको होता हुआ दिखाई मैं खालिस्तान वाले पे भी बात करूंगा आपसे। मैं जानना चाहता था उस पर भी आपकी क्या राय है जो कुछ हो रहा है। लेकिन अभी मैं जो बयान ममता बनर्जी का आया है उसमें उन्होंने एक तरह से आशंका भी जताई है कि फसादात और हो सकते हैं और साथ-साथ उन्होंने हिंदुओं को ज़िम्मेदारी दी है कि आप मुसलमानों की हिफाज़त करें, वो माइनॉरिटी में हैं। मैंने कम से कम किसी लीडर का इस किस्म का बयान पहली बार मैं तकरीबन सुन रहा हूँ। आपको इस बयान में क्या लग रहा है और कुछ और भी अगर आप नहीं, बताएँ तो? ज़ाहिर है कि ऐसे बयानों की और इस तरह की हिस्ट्री हमारे मुल्क में है। ये आज़ादी से पहले भी ऐसे बयान आते रहे हैं और मुसलमानों की तरफ से, मुसलमान लीडर्स की तरफ से भी आए हैं कि जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में हैं, उस वक़्त थे बहुत जगह अक्सरियत में कि वो हिफ़ाज़त करें हिंदुओं की और हिंदू हिफ़ाज़त करें मुसलमानों की, ये बयान। लेकिन एक बहुत ख़ास बात जिसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही, जिसके ऊपर कोई नज़र नहीं डाली जा रही कि कम्युनिस्ट्स को इतनी गाली जो जिस मुल्क में दी जाती है और सारी पार्टीज मिलके देती है, उनके पीरियड में इस देश में 84 भी हुआ और 92 भी हुआ, पर कोई फसाद नहीं हुआ, कहीं कत्ल नहीं हुआ वहां। ये क्रेडिट ना देना, ये मीडिया की, मिडिल क्लास की बहुत बड़ी बेईमानी मानता हूं। हुँ। इस पूरे पीरियड में कोई एक ऐसी घटना नहीं बताई जा सकती कि जहां हिंदुओं और मुसलमानों या हिंदुओं और क्रिश्चियंस या मुसलमान और क्रिश्चियंस के बीच में केरल में फसाद हुआ। जब तक त्रिपुरा में रही कम्युनिस्ट सरकार, एक भी एग्जाम्पल ऐसी नहीं है जहां हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो। जब आपको ये कहना पड़ रहा हो कि हम हिंदुओं को जिम्मेदारी दे रहे हैं या मुसलमानों को जिम्मेदारी दे रहे हैं या क्रिश्चियंस को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो अपने भाई बहन को बचाएं जो मुसलमान हैं या हिंदू हैं या उनके मजहब से अलग हैं, तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर और सरकार के अंदर और जो ताकतें हैं उनके अंदर बहुत जड़ तक फैली हुई बीमारी है। ये अच्छा खोखला कर। जी, ये जड़ तक फैली हुई बीमारी जो आपने बताई और ऐसा कई तरीके से भी सामने आ रहा है। अभी एक अदालत का एक फैसला आया है मलियाना मेरठ के सिलसिले में 36 साल के बाद वो जो एक्यूज थे उनको छोड़ दिया गया। अब जिनके लोग मारे गए वो कह रहे हैं कि फिर किसने मारे थे हमारे लोग? यानी इस हालत में तो ऐसी हालत में अब ये जो एक खालिस्तान वाली बात शुरू की है। कुछ लोगों का सिखों का ये कहना है कि ना तो 80s में कहीं अवामी सतह पर कोई खालिस्तान का कोई मूवमेंट था और ना ही अब है। ये कुछ शायद एजेंसियां करा रही हैं या हुकूमत का कोई मंशा है, क्या है? आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? मैं इसको बिल्कुल इसी तरह से देख रहा हूं कि जैसा मैंने पहले कहा कि जो नुकसान होने जा रहा है और जो नुकसान बीजेपी को हो चुका है यानी आरएसएस को हो चुका है, सरकार आरएसएस की, अगर उनको नुकसान होने जा रहा है तो वो ये सारे जख्म पूरे देंगे। मेरा मानना ये है कि ये, देखिए, सवाल ये है कि पुलवामा हुआ और पुलवामा होने का फायदा किसको हुआ? S6 डिब्बा जलाया गया। मुझे नहीं मालूम कि हिंदुओं ने जलाए या वीएचपी ने खुद जलाया, आरएसएस वालों ने जलाया, क्योंकि ये तो अब इल्जाम लग रहा है, बात खुल गई। पर फायदा किसको हुआ? हुँ, मान लेते हैं मुसलमानों ने जलाया। तो कहीं न कहीं मुसलमानों का जिन्होंने जलाया, उनका कोई ना कोई तो रिश्ता होगा। हुँ, हुँ। जो पुलवामा करने के लिए आए थे, वो अपनी जान देने को तैयार थे और इतने बेवकूफ थे कि उन्हें नहीं पता था कि किसको फायदा होगा। तो इस टेररिज्म का आप कांग्रेस के पीरियड से लेकर के आज तक का पीरियड देख लीजिए, फायदा किसको हुआ? हुँ, हुँ। लगातार फायदा आरएसएस को होता रहा। अल्टीमेट फायदा अगर आप देखेंगे तो हर दंगे का,
हर टेररिस्ट अटैक का, हर बॉम्ब ब्लास्ट का फायदा अल्टीमेटली बीजेपी को हुआ है, वरना इनकी तो 2 सीटें थी पार्लियामेंट। धीरे 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 बस एक ही चीज है जिसने अभी तक मुल्क में बड़े लेवल पर आग लगाने से बचा रखा है। कॉरपोरेट सेक्टर को आज ये मंजूर नहीं है कि बहुत लार्ज लेवल के ऊपर मुल्क में आग लगा दी जाए, पर वो भी लग सकती है अगर ज्यादा परेशानी में बीजेपी पड़ेगी तो शायद वो भी हरवा इस्तेमाल करे। जिस तरह से इन्होंने अभी महाराष्ट्र में टेम्परेचर बढ़ाया है, ये सोच करके कि उसका असर कर्नाटका में इनको फायदा मिलेगा, वो दिखाता है कि वहां से कैपिटल भागा है, वहां से निकला है बाहर, इन्वेस्टमेंट कम हुआ है इस बीच में, और लोगों ने अपनी अपनी फैक्ट्रियां बंद की हैं, और ये सारे मुसलमान नहीं। तो सवाल ये है कि अगर ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा कि भाई इस नफरत से, इस हिंसा से अल्टीमेटली फायदा किसको हो रहा है, कहीं दोनों के अंदर रिश्ता है, अगर ये नजर नहीं आ रहा तो वो अंधा है। कर्नाटक कर्नाटक के बारे में सर्वे आए हैं, कई मीडिया के आउटलेट्स की तरफ से सर्वे आए हैं, हत्ता के उनके भी सर्वे आए हैं जिन्हें गोदी मीडिया के तौर पर जाना जाता है। वो भी ये सर्वे दिखाने पर शायद मजबूर हुए हैं कि कर्नाटक में बीजेपी हार रही है, कांग्रेस जीत रही है, इस किस्म का सर्वे आया है। मोदी जी वहां 20 से ज्यादा रैली करने जा रहे हैं। हमें याद है जिस तरह से गुजरात में उन्होंने रैलियां की थी, 36 रैलियां की थी वहां पर। तो अभी आपको क्या लगता है कर्नाटक को क्या 2024 का सेमीफाइनल जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, क्या आप भी उसको उस तरह से देख रहे हैं? कर्नाटक अगर बीजेपी के हाथ से जाता है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा धक्का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। पॉलिटिकली अगर हम देखें, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन एक आम शहरी की तरह से अगर सारी बात को देखूं तो ये बात मुझे भी क्लियर है यहाँ नॉर्थ इंडिया में बैठ करके कि कर्नाटका अगर इनके हाथ से जाता है तो उसका एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। उसकी 2 वजह हैं। एक तो ये कि कर्नाटका जो है वो साउथ और नॉर्थ के बीच की एक ऑलमोस्ट लिंक जैसा है, वो बॉर्डर के ऊपर है हमारे, जिसको हम साउथ इंडिया कहते हैं। हालांकि वो साउथ का पार्ट है, लेकिन वहां से साउथ शुरू होता है। तो वो जो घुसने की साउथ में कोशिश है आरएसएस की, उसके उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेट बन जाता है। और दूसरी बात यह है कि वहां से बहुत पैसा आता है, वो एक रिच स्टेट है। अगर आप नॉर्थर्न इंडिया में देखें तो बीजेपी के पास जो स्टेट्स हैं उनमें से कोई रिच स्टेट नहीं। आज सिर्फ जो जो गुजरात और महाराष्ट्र में उन्होंने किस तरह से अपनी सरकार बनाई है वो हम सब देखते हैं। जनता ने उनकी सरकार नहीं बनाई है, ये बात बड़ी क्लियर है, खरीदी हुई सरकार है। तो उस तरह से कर्नाटका का हाथ से निकलना एक बहुत बड़ा धक्का होगा। वहां से बहुत दौलत वाला वो, जहां जहां 40% की सरकार, अब ये नारा आम हो गया है बीजेपी के लिए, तो ये परेशानी खड़ी कर देगा उनके लिए कर्नाटका का हार। अच्छा, चलते चलते मैं एक उस पर एक खबर की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले हफ्ते एक अभी 3-4 दिन पहले ही कहा था कि कुछ मेरे मुखालिफों ने, अपोजिशन के लोगों ने बाकायदा मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर मुझे बदनाम करने के लिए सुपारी दी हुई है। सुपारी सुपारी लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने। और उसके बाद कल ही एक सीबीआई की एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि जो करप्ट हैं वो हमारी इमेज टार्निश कर रहे हैं, बल्कि ये कह दिया कि खुद आपकी इमेज खराब कर रहे हैं, सीबीआई के लोगों को कहा। और आप कहीं ना रुकें, किसी को ना छोड़ें, ये प्राइम मिनिस्टर ने सीबीआई को कहा है। तो ये अब से पहले तो ये कहा जाता रहा है कि सीबीआई
या दूसरी एजेंसियां बीजेपी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब प्रधानमंत्री खुद खुल करके ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं। अब आने वाले वक्त में क्या 2024 से पहले सभी अपोजिशन के लोगों को कहीं बंद करने की तैयारी है? क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ एक कार्रवाई हुई है, जिसकी वजह से एक मुल्क के अंदर बेचैनी है। आपको ये प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है, सीबीआई को सीधे-सीधे कहना कि आपको कहीं रुकना नहीं है, किसी को नहीं छोड़ना, आपको इसमें क्या क्या लगता है? क्या है बयान में? देखिए काजमी साहब, इसको, इनके बयान को अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं उसके साथ, और अभी जो अमित शाह ने बयान दिया है कुछ दिन पहले, उसके साथ मिला करके अगर देखें हुँ, तो कहीं ज्यादा पिक्चर क्लियर होती हुई दिखाई देगी। हुँ, सीबीआई को और एजेंसीज को तोता कहने वाली, खास तौर से सीबीआई को हुँ, तोता हुँ, कहने वाली अगर कोई पार्टी थी इस मुल्क के अंदर, तो वो बीजेपी थी, आरएसएस थी। हुँ, उन्होंने उस जमाने में लगातार इसको कि सीबीआई तोता है, तोता है, तोता है, हुँ, एक पूरा एक कैंपेन चलाया था मुल्क के अंदर। तो बदनाम शायद नहीं किया था उन्होंने, बस तोता कह रहे थे, वैसे ही प्यार में कह रहे थे शायद, हुँ, हुँ, ऐसा लगता है। तो ज़ाहिर है कि बदनाम कौन कर रहा था सीबीआई को, कौन किसने किया, वो साफ दिखाई दे रहा है हमको। और जहाँ तक एक्शन का सवाल है, इसमें किसी को, मैं समझता हूँ कि आरएसएस वाले को भी, जो शाखा में रुक जाता है, उसको भी ये पूरी तरह से यकीन है कि सीबीआई को बड़े इफेक्टिवली बीजेपी के बचाने के लिए, बीजेपी के खरीदने के लिए वगैरह-वगैरह इस्तेमाल किया गया है। पूरी तरह से यकीन। तो मेरे मेरे आस-पास जो हैं इस तरह के लोग, उनसे जब बातचीत होती है, तो मुझे यही एहसास होता है कि उनको भी ये मालूम है बात, और वो ये यकीन रखते हैं। असल मामला क्या है किसी को नहीं मालूम, लेकिन जो एक्शन दिखाई देता है हमको, उसमें तो बड़ा साफ हो जाता है कि किसी भी बीजेपी नेता के ऊपर सीबीआई का कोई रेड नहीं होगा। और जिनके ऊपर सीबीआई के केसेस थे, अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो वो केसेस खत्म हो गए। हमें महाराष्ट्र का बड़ा केस अजीत पवार जी का अच्छी तरह से याद है, सबको ही याद होगा कि उन्होंने 2 दिन में खत्म करवा लिए अपने केसेस और फिर वापस चले गए। हुँ, दैट वाज़ सर्जिकल स्ट्राइक बाय हिम। हुँ, ये बात कि मेरी इमेज को टार्निश किया जा रहा है और उसके लिए सुपारी दी है, तो जहां तक इमेज को टार्निश करने का सवाल है, जिस तरह से पप्पू कहा गया राजीव गांधी राहुल और गांधी। राहुल गांधी को, जिस तरह से लगातार पप्पू कहा गया और पूरी ट्रोल आर्मी छोड़ी गई इसको पॉपुलराइज करने के लिए, वो तो अपने अंदर एक, शायद आगे आने वाले वक्तों में एक मिसाल होगी। खास तौर से मीडिया को स्टडी करने वाले बच्चे, नौजवान और रिसर्चर उसकी मिसाल दिया करेंगे कि इस तरह से टार्निश की जाती है, सुपारी इस तरह दी जाती है। मेरा मानना यह है कि वो लार्जेस्ट कैंपेन हिंदुस्तान ने देखा था, कंसर्टेड, सोचा समझा हुआ, प्लान किया हुआ एक कैंपेन। मुझे राहुल गांधी से कोई मोहब्बत नहीं। मैं कांग्रेस से कोई ऐसी मोहब्बत नहीं रखता। मैं उसको भी एक कैपिटलिस्ट पार्टी मानता हूँ। उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि वो कैंपेन अपने अंदर एक मिसाली कैंपेन है, जहां एक आदमी की इमेज को टार्निश करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया, और वो बहुत ही आखिरी डिटेल तक कार्व आउट किया हुआ एक कैंपेन। तो अगर मोदी जी ये कह रहे हैं, तो फिर उन्हें मालूम है कि टार्निश कैसे की जाती है इमेज, और इसका खतरा उन्हें लग रहा है कि शायद टार्निश हो जाए उनकी इमेज, जो लोगों के अंदर भ्रम बन गया था। 15 लाख, 2 करोड़ वगैरह वगैरह को लेकर के चमचमाती हुई सड़कें, सब कुछ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह वगैरह जो था, टॉयलेट, स्वच्छ भारत, सब कुछ कहीं खो गया। आज बात ही नहीं होती, कहीं बात ही नहीं होती। अब तो सिर्फ ट्रक और उनके पीछे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रह गया है। अच्छा, एक खास बात
जो है वो ये कि आप हमें याद है कि एक बार प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे हर दिन कई किलो गालियां दी जाती हैं, इस तरह से भी एक बात आई थी। और उसके अलावा यानी क्या ये एक नए किस्म का हम सिनेरियो देख रहे हैं जहां सरकार बहुत बड़ी-बड़ी गलतियां करे, नोटबंदी से लेकर के और जीएसटी और क्या-क्या सब कुछ होने के बाद और मुल्क में नफरत बढ़ाने का पूरा इंतजाम किया जाए, जो नफरत बढ़ाने वाले हैं उनकी तरक्की की जाए। ये सारी चीजें देखने के बाद अगर अपोजिशन कहीं क्रिटिसाइज करती है, अब उस पर भी विक्टिम कार्ड खेल लिया जाए कि इसमें भी फिर से लोग वोट दे जाएं, ये कहकर के कि साहब मुझे बदनाम किया जा रहा है। क्या क्या कहीं साइकोलॉजी में कहीं कोई ऐसी कोई चीज आपने पढ़ी सुनी है कि ये भी एक कोई तरीका हो सकता है, या ये आखिरी आखिरी एक उम्मीद के तौर पर इस तरह से इसे इस्तेमाल किया जा रहा है? जी, मतलब हिटलर ने इसको बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया था। या यूँ कहें कि उससे ज़्यादा बदसूरती से इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। मेंटालिटी ऑफ सीज जिसे कहते हैं। मेरे चारों तरफ दुश्मन इकट्ठा हो गए। ये जो एक तरीका होता है, ये मास साइकोलॉजी में यूफोरिया क्रिएट करने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया गया है, राजनीति में बहुत इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हिटलर ने सबसे पहले सबसे बड़े लेवल पे इसको इस्तेमाल किया था। उसकी किताब अगर कोई पढ़े माइन काम्प तो ये बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि वो बेस्ड ही इसके ऊपर है कि सीज मेंटालिटी को। और बहुत सारे लोग उस पे यकीन भी करते हैं कि हिटलर का राइज इसलिए हुआ था कि चारों तरफ से यूरोप की सारी और दुनिया भर की सारी ताकतों ने उसे घेर लिया था। ये कार्ड खेलना तब कामयाब होता है जब लोगों के बीच में आपकी एक अच्छी इमेज मौजूद हो। ये कार्ड खेला जा सकता है, खेलने की कोशिश करता है, हर लीडर करता है। लेकिन ये कि ये कार्ड तभी खेला जा सकता है जब लोगों में ये यकीन हो कि आप अच्छे लीडर हैं। इस बीच में खास तौर से 2019 के बाद जब लोगों ने और भरोसा दिखाया, तो जिस तरह भरोसा तोड़ा गया है, वो सारी चीजें अपनी जगह इकट्ठा होके धीरे-धीरे जमा होती जाती हैं। और फिर लोगों का गुस्सा शायद वोट में कन्वर्ट ना हो, लेकिन वो एक फ़िल्म को जाकर देखने में और उसे कामयाब बनाने में फट के निकलता है, जो हमें शाहरुख खान की फ़िल्म के दौरान दिखाई दिया। लोगों का अपना गुस्से को एक्सप्रेस करना, ये दिखाना कि हमें ये मंज़ूर नहीं है। जिस तरह का तुम लगातार डिवाइड एंड रूल कर रहे हो, हर चीज़ पे हमला करके अपनी सारी कमियों को छुपा रहे हो। तो हम जाके फ़िल्म देखेंगे और फ़िल्म हॉल में डांस करेंगे और ताली बजाएँगे। मुझसे अगर पूछे तो वो बड़ी थर्ड रेट फ़िल्म। लेकिन वहाँ हमको दिखाई देता है कि किस तरह गुस्सा फट के निकला। लोगों ने अपना एक्सप्रेस किया अपने आप को अपने को एक्सप्रेस कर दिया। तो लोग तरीके निकालते हैं और एक तरीका अल्टीमेटली आता है कि वो सड़कों पर उतर आते हैं। किसान उतर चुके, सीए मूवमेंट के दौरान नौजवान उतर चुके, रेलवे का जो घोटाला हुआ था या अग्निवीर वाला जो घोटाला हुआ था उसमें नौजवान उतर चुका। ये गुस्सा इकट्ठा हो रहा है। ये अगर 2024 में फट के निकल जाए तो ये मुल्क बच जाएगा। अगर तब भी नहीं निकल पाया तो बहुत बुरे दिन देखेंगे। ये बहुत ही अहम बात है कि 2024 के इलेक्शन से पहले वो आवाम का सड़कों पर आना जरूरी है। आपने ये बात कही और ये बात कई लोग इसी बात को कह रहे हैं कि जब तक पब्लिक नहीं आएगी सामने, अपनी बात नहीं रखेगी, अपना गुस्सा जाहिर नहीं करेगी, तब तक शायद सरकार किसी न किसी तरह से मैनेज करती रहे। आने वाला वक्त कैसा होगा बहुत ही खतरनाक है। लेकिन जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही, संजय राउत ने कही, ये बात अपनी जगह सही है कि जब जब बीजेपी कमजोर होती है, जहां-जहां उसे हारने का खतरा होता है, वहां-वहां कम्युनल फसाद करा करके पोलराइज कराने की कोशिश की जाती है। चूंकि अपने पास जो जो परफॉर्मेंस कार्ड है, उसमें तो कहीं कोई चीज
नजर नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ आखिर में अगर कुछ लोगों को एक मशवरे के तौर पर एक बार फिर अपनी बात अगर कह सकें कंक्लूड करते हुए मैं तो। सिर्फ यही मशवरा देना चाहता हूं कि हमको जागने की जरूरत है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके ऊपर प्रोटेस्ट जीवी होने का इल्जाम लगा दिया जाए। प्रोटेस्ट करना हमारी न सिर्फ ये कि हमारा हक है, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकारों को बदलना, सरकारों को सबक सिखाना कि ये हमें मंजूर है और ये हमें मंजूर नहीं है, और एक सख्त सबक सिखाने से दूसरी पार्टी तक भी ये मैसेज पहुंचता है कि वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकती। आज बहुत सारी लक्ष्मण रेखा पार हुई हैं। ये लक्ष्मण रेखाएं जो बीजेपी ने पार की हैं, यानी ऑपोजिशन के सबसे अहम लीडर को बाहर निकाल देना, ये लक्ष्मण रेखा पार करना था। जी जी जी, तो बहुत ये बहुत हमें शुक्रिया। मंजूर। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने दर्शकों को मैं बताऊं कि ये कई अहम खबरें थी जिस पर बात करना जरूरी था। गौहर रजा साहब अपनी बात बहुत ही मजबूती से रखते हैं और पिछली मिसालों के साथ रखते हैं, इसलिए आप लोग भी उन्हें काफी पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।